तो जब मैं 13 साल का था, डायरी लिखना तो बहुत दूर की बात है, सरप्राइज टेस्ट में ऐसे नहीं लिखा जाता था मुझसे। बट आज का स्टोरी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जहाँ एक 13 साल की लड़की ने अपनी डायरी पे कुछ ऐसा लिखा। किताबें तो वो छोटी सी चीज है, लोगों ने उसके ऊपर हॉलीवुड मूवी बना दिया। बट रुको, इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो आओ इस स्टोरी को करते हैं शुरुआत। तो हमारी इस कहानी का शुरुआत होता है 13 साल की एनी फ्रैंक से, जिसका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर पे 1929 को। बट दिक्कत ये ना कि हमारी एनी फ्रैंक थी एक जूश गर्ल एंड हिटलर को ये जूश लोग बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर और उसका जो नाजी पार्टी था उसने जर्मनी के अंदर में जितने भी जूश लोग थे ना उनके ऊपर भयंकर लेवल वाला अत्याचार टॉर्चर किया। अब इन सबसे भागने के लिए जुलाई 1942 को एनी, उसकी फैमिली और 4 दोस्त जर्मनी से भाग के आते हैं नेदरलैंड का कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम पे, जहाँ पे एनी का डैडी ऑटो फ्रैंक का ऑफिस था। तो एनी के डैडी के ऑफिस के अंदर पे वो 2 साल बिताते हैं छुप के ऐसे ही नाजी पार्टी से। बट जब हिटलर और उसके नाजी पार्टी ने नेदरलैंड को भी अपने कब्जे पे ले लिया था तो एनी फ्रैंक और उसके सारे फैमिली और दोस्तों को भी पकड़ लिया गया, जहाँ से वो छुपे हुए थे, और डाल दिया गया कंसंट्रेशन कैंप पे। और तुम्हें पता है कि कंसंट्रेशन कैंप पे लोगों के साथ क्या होता था? अलग लेवल वाला टॉर्चर। और ये टॉर्चर हमारी एनी सह नहीं पाई और उसी कंसंट्रेशन कैंप में उसके सिस्टर और उसने आखिरी सांसें ली। पूरे फैमिली के अंदर में बस एनी का डैड ऑटो फ्रैंक आखिरी सर्वाइवर था जो इतने सारे चीजों को झेलने के बाद भी बचा हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद दोबारा उस जगह पे आता है, यानी कि एम्स्टर्डम के उस ऑफिस पे आता है जहाँ पे उसके फैमिली के साथ वो छुपा हुआ था, और आके मिलता है उसे एनी का डायरी, जिसे पढ़ने के बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि काफी यूनिक चीज है ये, इसे मैं पब्लिश करूंगा इन द नेम ऑफ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो सीन कुछ ऐसा था, एनी के 13th बर्थडे पे उसके डैड ने एक डायरी गिफ्ट किया, और ये वही डायरी था जिसके अंदर पे एनी ने 12 जुलाई 1942 यानी कि जो उसका 13th बर्थडे था ना, उससे लेके जो आखिरी सांस उसने लिया उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर पे, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करके उस डायरी के अंदर पे रखा था। यानी कि जो डायरी का आखिरी एंट्री था वो था 1 अगस्त 1944 तक का। जो भी चीजें इस दौरान एनी ने इस डायरी के अंदर में लिखा वही है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का कहानी। सही में बताऊं ना तो हमारा स्टोरी का शुरुआत अभी होता 13th बर्थडे पे एनी फ्रैंक के डैड ने उसे एक डायरी गिफ्ट किया, राइट। अब एक 13 साल की लड़की को जब एक डायरी मिलता है वो सोच विचारों में खो जाता है कि अब करना क्या है इसका। पहला बात तो ये चल रहा था दिमाग में, आज तक मैंने कभी लिखा नहीं डायरी, अब क्या लिखूं इसके अंदर पे। एंड दूसरा बात ये चल रहा होता है कि कौन ही इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की उम्र की लड़की का क्या सोच है नहीं है उसे जानने पे। बट थोड़ा देर सोचते समझते उसे ये समझ आता है कि कोई सुने या ना सुने, कोई इंटरेस्टेड हो या ना हो, मुझे तो लिखना है भाई। क्यों? क्योंकि दिल को हल्का करना है ना यार। तो डायरी बहुत अच्छा चीज होता है, उसीलिए तो जाना जाता है डायरी। जब कोई ना सुन रहा हो तुम्हारा तो बस बातों को लिख दो, दिल हल्का हो जाता है, राइट। तो अब हमारी एनी भी यही करने वाली थी। और अब देखो इस चैप्टर के अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट और महंगा स्टेटमेंट हमारी एनी कहती है, जब भी वो डिप्रेस दुखी रहती है ना तब ये सोचती है वो कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। देख लो कितना गहरा बात कहा कि कागज के पन्नों के पास ज्यादा पेशेंस, धैर्य है लोगों से। अब ऐसा उसने किस लिए कहा? पहला चीज तो ये था कि उसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है, जिससे वो अपने दिल की बातों को शेयर कर सके। मतलब उस टाइप का नहीं था जिससे वो शेयर करना चाहती थी। हाँ, तो उसने सोचा कि हाँ डायरी बेटर रहेगा, एटलीस्ट वो मेरे बातों को सुनेगा, समझने का कोशिश करेगा। मतलब कोशिश तो क्या ही करेगा, कागज है, बट हाँ एटलीस्ट जो भी उसे कहना है वो कह सकेगा, रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। और जब उसे एक सच्चा दोस्त मिल जाएगा जो सही में उसे समझेगा, सुनेगा, बिल्कुल उसके डायरी की तरह ही, तब वो उस डायरी को उस सच्चे दोस्त के साथ शेयर करेगा, उसे पढ़ने देगा जो भी चीजें उसने उस डायरी पर लिखा हुआ था। और इसके बाद वो कहती है एक चीज जो कि मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ कि कोई भी ये चीज मानेगा नहीं कि एक 13 साल की उम्र की लड़की कंप्लीटली इस दुनिया में अकेली है। देखो सिस, मैं मानता हूँ तुम तो 13 की थी यार, मैं तो 24 का हूँ एंड स्टिल फील लाइक आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड बडी। तो यू आर नॉट लाइक फील सेम, आई एम आल्सो कैन रिलेट दैट। खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो वो कहती है कि देखो मेरे पास प्यारे पेरेंट्स है जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी एक 16 years old सिस्टर है एंड 30 ऐसे लोग हैं जिससे मैं फ्रेंड कह सकता हूँ, बट इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातों को बयां कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ। सो
इसलिए उसने डायरी को लिखना शुरू किया। मैं बता रहा हूँ सही में, मैंने इस बंदी का इस लाइन से ना बहुत ज्यादा रिलेट किया। ठीक है, देखो तुम्हें पता नहीं होगा बट मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यही था कि आई फील लोनली ब्रो। कोई नहीं था जिससे मैं बातें कर सकूं, तो मैंने खोल दिया ये चैनल और जो भी दिल में आता है, फीलिंग होता है, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई डोंट नो तुम्हें क्या लगता हो कि दिस गाय मस्ट बी वियर्ड एंड ऑल एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है कुछ ब्रो। जस्ट माई लोनलीनेस है कि इंट्रोवर्ट हो और चीजों को किसी से शेयर नहीं कर पाता हो, तो यू आर माई फ्रेंड, दैट्स इट। तो जैसे मैंने तुम लोगों को मेरा दोस्त मान लिया है, उसी तरीके से हमारी एनी ने भी इस डायरी को अपना दोस्त मान लिया और एक नाम भी दे दिया था। क्या? किटी। ऐसा नाम तो कोई बिल्लियों का देता है ना, बट देखिए डायरी का नाम किटी। ओके, मैंने मान लिया, तुमने मान लिया। अब देखो डायरी को दोस्त बना लिया, नाम भी दे दिया किटी। अब इसके अंदर पर लिखना क्या है? तो सबसे बेस्ट जो चीज उसने सोचा कि आगे जाके जो भी मेरा दोस्त होगा उसे पढ़ेगा, समझेगा, और जरूरी ये है कि वो दोस्त उसके बारे में जाने। तो पहला चीज हमारा एनी ये करता है कि अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच, यानी कि वो कैसा है, उसके फैमिली में कौन कौन है, वो एक ब्रीफ आइडिया उस डायरी के अंदर पे लिखता है। तो देखते हो क्या ब्रीफ स्केच उसने उस डायरी के अंदर पे अपने लाइफ के बारे में लिखा था। देखो यार, मेरे साथ ना एक दिक्कत है, तुम्हें पता है कि आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो मैं ना यार कभी कभी लड़का और लड़कियों में भेदभाव करता ही नहीं यार। लाइक लड़की को था कर देता हूँ एंड लड़कों को थी कर देता हूँ। तो वो तुम समझ जाना, बात लड़की का ही हो रहा है। एनी फ्रैंक लड़की है तो थी होना चाहिए, बट आ जाता है कभी कभी गलती है, ठीक है, तो उसे इग्नोर करना। अब ये जो ब्रीफ कैरेक्टर स्केच एनी के लाइफ के बारे में था, यहाँ सबसे पहले बताता है एनी अपने मॉम एंड डैड के बारे में। जब एनी का डैड 36 इयर्स का होता है एंड एनी का मॉम 25 इयर्स का होता है, तो दोनों शादी कर लेते हैं। एंड उसका सिस्टर जो कि 16 इयर्स ओल्ड था, पहले बताया था उसने, बट इस बार यहाँ नाम मेंशन करता है, जो कि है मार्गो। इसका जन्म होता है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का एक सिटी है, वहां पे। कब होता है? 1926 को। और वो अपना भी डेट ऑलरेडी जो कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, 1929 को हमारी एनी फ्रैंक जन्म लेती है। अब देखो, जब एनी 4 साल की होती है, तब ऑटो फ्रैंक यानी कि उसका फादर 1933 को माइग्रेट करता है हॉलैंड के लिए। एंड फादर के साथ साथ जो मॉम होती है एनी फ्रैंक का, वो भी माइग्रेट करती है हॉलैंड पे, और बाकी बच्चा वो और उसकी सिस्टर अपने नानी के घर रह जाती है। अब तुम में से ये चीज कई लोग रिलेट कर पाओगे, कुछ भी होता है मॉम एंड डैड तो नानी के घर ही छोड़ देते हैं, है ना? चलो कोई ना, जिसका दर्द है वही समझ पाएगा ये, बट हाँ आगे बढ़ते हैं। बट देखो लेटर दिसंबर में क्या होता है, मार्गो हॉलैंड आ जाती है। एंड फिर हमारी एनी भी फरवरी में, जब मार्गो का बर्थडे था, एज ए प्रेजेंट अपने बड़ी बहन के लिए एनी को भी हॉलैंड में लेके आया जाता है। एंड हॉलैंड में आने के बाद एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल होता है, जहाँ उसे क्लास 1 पे डाल दिया जाता है जब वो 6 साल की थी। और जब वो पहुंचती है क्लास 6 पे, तो उनका एक टीचर होता है कुपरस, जो कि स्कूल का हेड मिस्ट्रेस होती है। उनके साथ उनका बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, बट साल के आखिरी में बहुत ही एक हार्ट टचिंग फेयरवेल होता है, जिसके बाद उनका टीचर और उनका जो भी था इंटरेक्शन स्कूल से खत्म होने वाला था। एंड फिर 1941 को एनी की ग्रैंड मॉम को थोड़ा हेल्थ इशू होता है, वो बीमार पड़ती है, जिसकी वजह से उनका एक ऑपरेशन करवाना होता है। और वो ऑपरेशन बिल्कुल एनी का जो बर्थडे होता है उस समय हो रहा होता है। तो ऑपरेशन के कारण एनी का बर्थडे उतना धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं होता है, नॉर्मली कर दिया जाता है। बट इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद भी एनी की दादी बच नहीं पाती है। जनवरी 1942 को एनी की दादी डेथ कर जाती है, जो कि एनी के लिए बहुत ही बड़ा एक दर्द देने वाला चीज था, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो जब अगला साल बर्थडे होता है ना एनी का, तो अपने बर्थडे केक पे एक एक्स्ट्रा कैंडल जला देती है एज ए मेमोरी ऑफ हिज ग्रैंडमदर, आई गेस। ठीक है, अब आ जाओ बैक टू प्रेजेंट। 20 जून 1942 फैमिली में बच्चे जितने भी लोग थे, एनी के डैड, एनी की मॉम, एनी एंड उसकी सिस्टर, सब अपने जिंदगी में सही तरीके से चल रहे थे। अब एक बात से तुम कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे बैक टू प्रेजेंट, हम पास्ट प्रेजेंट कहाँ पे थे हम? देखो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें पूरा डायरी नहीं पढ़ना है, डायरी का कुछ पोर्शन है जो कि हमें जानना है। वो पोर्शन क्या पता है? डेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, सैटरडे 20 जून 1942। ये वो डेट है इस डायरी के अंदर पे, जहाँ पे एनी का स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, वो हमें जानना है इस स्टोरी के अंदर पे। बेसिकली मैं बताऊँ तो तुम्हें जो ये स्टोरी है ना, ये थोड़ा बहुत हाईलाइट दिया एनी के बारे में, एंड अब उसका स्कूल लाइफ किस तरीके से था, वो कैसी थी, वो सब हमें जानना है। ठीक है, तो एनी अपने डायरी में एंट्री कुछ इस तरीके से करती है कि डियर किटी, हमारा सारा क्लास डरा हुआ है, घबराया हुआ है इस बात से, क्योंकि बहुत ही जल्द अपकमिंग टीचर्स मीटिंग्स होगा, जहाँ टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चे अपकमिंग क्लासेस पे जाएंगे और किन्हें इसी क्लास पे रख देना है। यानी कि सिंपली बताओ तो रिजल्ट का सीन रहेगा। ठीक है, और रिजल्ट से यार सबकी फटती है, ठीक है, चाहे वो एनी हो, मैं हूँ या तुम हो, है ना।
रुको रुको, ऐसा नहीं है। अगर तुम बैक बेंचर हो ना तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं फटेगी। हाँ, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ देखो अभी तुम्हें समझ आएगा। अब जहाँ पूरा क्लास डरा हुआ इस बात से कि अपकमिंग मीटिंग है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, वहीं पे एनी और उसके दोस्त जीएन के पीछे में दो लौंडे बैठे हुए थे, प्योर बैक बेंचर्स, ठीक है, जिनका अलग ही चल रहा था भाई। एक का नाम था सीएन और दूसरे का नाम था जैक। दोनों भाई ने अपना जो हॉलीडे का सेविंग्स था ना वो सट्टे पे लगा दिया था कि भाई तू पास होगा या मैं पास होऊंगा। दे आर बी लाइक, भाई देख तू तो इस बार पास हो ही जाएगा। अरे नहीं यार तू पास हो जाएगा। अरे नहीं यार मैं पास नहीं होऊंगा, तू ही पास हो जाएगा। अब देखो प्योर बैक बेंचर वाला सीन है, ठीक है। अब मुझे पता है जब भी ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, दोनों के दोनों पक्का फेल होने वाले हैं और सट्टा चला रहे हैं कि तू पास हो जाएगा तू पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों को पता है कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम पे तो पढ़ा है ही ना, तो हम तो पास हो गए नहीं, सामने वाला पास हो जाएगा। बट दोनों को नहीं पता कि दोनों नहीं पढ़ा है। खैर जो भी हो, अब इन सारे हरकतों की वजह से एनी और उसके दोस्त जीएन बहुत ही भड़की हुई थी। जीएन ने तो कई बार रोकने की कोशिश भी किया और एनी तो बस भड़की जा रही थी उनके ऊपर। बट हमारे भाई दो बैक बेंचर्स को किसी से फर्क पड़ नहीं रहा था, वो तो भाई अपने ही में मस्त थे, ठीक है। और अगर तुम सीधा एनी से पूछो ना कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या सीन है नहीं है, तो उसका तो सीधा कहना था कि देखो हमारे स्कूल पे गधे भरे पड़े हैं। अगर उसका माना जाए ना तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, पास नहीं करना चाहिए, इसी क्लास पे रहने देना चाहिए। बट वो कहती है कि देखो टीचर जो है ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स है इस दुनिया का। मतलब वो ये कि लगता है कि इसने नहीं पढ़ा बट देखते कि भाई वो पास कैसे हो गया, और कोई होगा कि भाई बहुत पढ़ा है उसने बट वो फेल हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये टीचर्स जानते हैं। बट हमारी एनी को बिल्कुल इस चीज से घबराहट नहीं थी कि क्या होगा नहीं होगा रिजल्ट। उसे पता था कि उसके जितने भी लड़की दोस्त एक गर्लफ्रेंड्स है और वो खुद पास तो हो ही जाएगी। बस एनी को थोड़ा मैथ्स को लेके डर था, बट हाँ वो इंतजार करने के लिए तैयार थे कि जो भी होगा देखा जाएगा। उन बैक बेंचर्स की तरह बकेती नहीं करना है एनी को, ठीक है। एनी फिर अपने डायरी पे आके लिखती है कि जितने भी टीचर्स थे ना उनके साथ एनी का अच्छा रिलेशन था। 7 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थे, और सारे टीचर्स के साथ एनी का बनता था एक्सेप्ट द वन टीचर जिसका नाम था मिस्टर कीजिंग, जो पढ़ाता था एनी को मैथ्स। एक तो ऐसे एनी को मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता ही था, ऊपर से मैथ्स टीचर भाई वो अलग स्यापा कर रहा था। अब सही बताओ ना तो मैथ्स टीचर ना होते हैं यार, तुम कहीं भी देख लो, मेरे स्कूल पे हो, तुम्हारे स्कूल पे हो, तुम्हारे भैया दोस्त सबके स्कूल पे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार। मैथ्स टीचर ना बहुत रूड होते हैं, ठीक है। अब शायद वो रूड इसलिए होते हैं क्योंकि एक समय में उनका भी नहीं बन रहा होता है मैथ्स, तो वो बस उसी चीज पे घुस जाते हैं और वो ऐसे बन जाते हैं। मे बी हाँ ये मेरा थ्योरी है आई गेस, बट खरूस तो होते हैं, ठीक है, ये चीज तुम भी मानोगे तो ठीक है। एनी के साथ भी उसका टीचर खरूस था, बट एनी के साथ जो ये रूडनेस था मिस्टर कीजिंग का वो एक रीजन से था। एनी ना बहुत बोलती थी क्लास के अंदर पे, और ये चीज मिस्टर कीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मिस्टर कीजिंग एनी के ये जो आदत है बक करने का क्लास के अंदर पे, इससे तंग आके उसे पनिशमेंट के नाम पे एक असाइनमेंट देता है। क्या देता है? एक्स्ट्रा होमवर्क की एक ऐसे लिख के लाओ चैटर बॉक्स के बारे में। जिन्हें नहीं पता चैटर बॉक्स क्या होता है, वो इंसान जो ज्यादा बक करते रहता है ना। मेरे दिमाग में कैसा इंसान आ रहा है, मैं नाम भी नहीं ले रहा और कुछ नहीं बोल रहा, बट है कोई एक, ठीक है। तुम्हारे अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नाम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो हमारी एनी सोच पे पड़ जाती है कि चैटर बॉक्स इसके बारे में क्या लिखूं, बट वो वहीं पे रुक जाती है। टाइटल को लिख लेती है चैटर बॉक्स एंड उस किताब को बैग के अंदर पे डाल के शांत रहने का कोशिश कर रही होती है। फिर घर में पहुंचती है जाके एंड सारे होमवर्क्स करने के बाद उसे याद आता है कि अच्छा मुझे तो एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ है चैटर बॉक्स के बारे में। हाँ, तो वो सोच पे पड़ जाती है कि लिखना क्या है। मुंह पे एक फाउंटेन पेन चबा के वो सोच रही होती है कि चैटर बॉक्स के बारे में ऐसा क्या लिखूं। सोचते हुए ये बहुत ही एक अच्छा चीज सोच रही होती है कि ऐसे तो सब लिखते हैं, बट मुझे कुछ ऐसा लिखना है जहाँ जो एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट दूं कि क्यों बातें करना चाहिए हमें, क्योंकि इनडायरेक्टली तो भाई टीचर जो है मिस्टर कीजिंग वो तो इंसल्ट ही कर रहे थे हमारी एनी का। तो हमारी एनी भी कम तो थी नहीं, एक ऐसा कड़ा जवाब देना चाहती थी जिससे कि टीचर्स मतलब समझे कि बात करना क्यों जरूरी होता है। तो अचानक से सोचते उसके दिमाग पे एक आइडिया आता है और वो 3 पन्नों का एक ऐसा लिखती है और लेके जाके मिस्टर कीजिंग के सामने रख देती है। और वो ऐसे कुछ इस तरीके से था कि देखिए टीचर जी, जो स्टूडेंट्स है ना उसका ये कैरेक्टर कह सकते हो या फिर एक एसेंशियल क्वालिटी होता है हर एक स्टूडेंट का कि वो बात करे, जो कि मैं भी मानता हूँ कि सही है, बातें करेंगे तभी तो चीजें समझ आएगा, वो होगा ये होगा। बट हाँ, क्लास के अंदर पे ऐसे बातें तो करना नहीं होता है। तो उसने ये भी कहा कि मैं अपना जो बात करने का हैबिट है इसे कंट्रोल करने का भी कोशिश करूंगा, बट एक दिक्कत ये है कि मैं ऐसे क्योर नहीं कर सकता, मतलब खत्म नहीं कर सकता। खत्म क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो बात करने का जो आदत है ना, ये मेरे माँ से मुझे मिला हुआ है।
तो मतलब ये जो बातूनी वाला जो हरकत है ना, ये इनहेरिटेड है, यानी कि खानदानी है, उसके माँ से आया हुआ है, तो वो तो जाने वाला है नहीं, बस इसे कंट्रोल कर सकती है हमारी हैनी। देख रहे हो साइंटिफिक आर्गुमेंट दे रही है बहन। अब ऐसा साइंटिफिक आर्गुमेंट देगी क्यूट सी लड़की, तो हमारा रूट सा मैथ्स टीचर ही क्यों ना हो। पिघल गया एनी के बातों से और हंस दिया। बट क्या करे, हमारे एनी का गंदा आदत बात करने का छूटने वाला थोड़ी था इतने आसानी से। तो अगली क्लास में फिर से एनी ने बात किया, जिस वजह से हमारा मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग गुस्से में आके दोबारा उसे एक होमवर्क दे देती है। और इस बार होमवर्क का नाम था द इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजेबल का मतलब है कि तुम सुधार नहीं पाओगे, जो जैसा है वैसे रहेगा, मतलब वो बरबोली लड़की बरबोली ही रहेगी। इसके ऊपर एक ऐसे लिख के लेके आओ। अब तुम्हें पता है एनी है भाई, अब उसके पास तो होता ही हर चीज का जवाब, तो उसने इसके ऊपर भी एक मस्त ऐसा लिख के दे दिया, जिसके बदले के लिए मिस्टर कीजिंग ने दोबारा कुछ नहीं कहा। और उसके बाद ऐसे ही और 2 क्लासेस चलता है जहाँ पे एनी बात कर रही थी, बट मिस्टर कीजिंग ने कुछ नहीं कहा। बट जब लगातार तीसरे क्लास में एनी फिर से बात कर रही थी, तो मिस्टर कीजिंग का धैर्य खत्म हो चुका था और गुस्से में आकर उन्होंने दोबारा एनी को एक ऐसे लिखने को कहा। और इस बार ऐसे का टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जैसे ये टाइटल सुना, पूरे क्लास ने हंस दिया और साथ ही साथ हमारी एनी ने भी हंस दिया। बट देखो थोड़ा सैड तो थी हमारी एनी। अब उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऑलरेडी मैं इतना कुछ तो लिख चुका हूँ चैटर बॉक्स के बारे में, अब और क्या लिखूं। बिल्कुल कंफ्यूज थी वो। तभी उसकी एक दोस्त जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी, उसने ऑफर किया कि एनी इफ यू वांट एनी हेल्प देन जस्ट आस्क मी, आई कैन हेल्प यू। और ये सुनते ही हमारी एनी भी लाइक ओके कूल, अब लेंगे हम भी बदला। मिस्टर कीजिंग ने पूरे क्लास के सामने मजाक उड़ाने के लिए मुझे एक ऐसा टॉपिक दिया ताकि मेरा मजाक उड़ सके। क्यों ना अब इस टॉपिक को उनके ऊपर ही भारी पड़ा दिया जाए, कुछ इस तरीके से बना दिया जाए कि अब मजाक मेरा नहीं मिस्टर कीजिंग का हो रहे। तो फाइनली उसकी दोस्त के साथ मिलके एनी ने वो पोएम भी कंप्लीट कर लिया। और बहुत ही प्यारा सा पोएम था कि कुछ इस तरीके से, एक मदर डक होगी, एक फादर स्वान होगी और उसके 3 बच्चे होंगे। और वो बच्चे क्योंकि बातें बहुत करते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से जो स्वान फादर है उसने अपने बच्चों को मार दिया। तो देखो बहुत ही गहरा और खतरनाक पोएम था, ठीक है। अब जैसे मिस्टर कीजिंग ने एनी का वो पोएम सुना, समझा और फील किया, उसे रियलाइज हुआ कि शायद वो गलत कर रहा है। बच्चे हैं, बातें तो करेंगे, मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ उनके साथ। तो तुमने देखा लकीली मिस्टर कीजिंग ने एनी का जो भी बात था उस पोएम के अंदर उसे पॉजिटिव ले लिया और इस बार भी एनी बच गई थी। मिस्टर कीजिंग को कोई गुस्सा नहीं आया और उस दिन के बाद से मिस्टर कीजिंग ने कभी भी एनी को बात करने से नहीं टोका और ना ही क्लास में कोई होमवर्क दिया ऐसे बकवास टॉपिक के ऊपर। चैटर बॉक्स बाय गॉड। उल्टा अब क्या हो रहा था, मिस्टर कीजिंग जो कि पहले बहुत रूड था, बातें करने वाले लोगों को देख के मतलब भड़क जाता था क्लास के अंदर पे, वो अब मजाक के अंदाज में पढ़ाने लग गया। तो देखो तुम, ये है एनी का पावर, ये है राइटिंग का पावर। तुम किसी का दिमाग मेंटेलिटी को भी चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बस तुम्हें सही तरीके से अपना पॉइंट को रखने जानना पड़ेगा, तुम्हारा आर्गुमेंट वैलिड होना पड़ेगा, बस दैट्स इट। और यही चीज बहुत अच्छी तरीके से एनी ने किया अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग के सामने, जिसकी वजह से हमारा अब खरूस टीचर मिस्टर कीजिंग एक कूल टीचर बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। और इसी के साथ हमारा होता है ये स्टोरी खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। काफी मतलब हमारे टाइप का था, ठीक है, रिलेटेड वाला था, जहाँ एक 13 साल की लड़की जिसे एक आदत लगता है डायरी लिखने का, और उसने अपने लाइफ के बारे में कई सारी चीजें उस डायरी में लिखा जिससे वो अपना अकेलापन को हल्का कर सके और अपने दिल की बातों को किसी ना किसी को एटलीस्ट अपने डायरी में, अपने पन्नों में ही भर के वो अकेलापन को खत्म कर सके। और स्पेसिफिकली हमने पूरा डायरी तो नहीं भरा, बट उसका स्कूल लाइफ के बारे में तो जरूर जाना कि हाँ एनी कोई मामूली लड़की तो थी नहीं, बकबक में एक्सपर्ट थी। और कहते यार देखो, जो बकबक में ना परफेक्ट होते हैं ना, वो मतलब दिमाग से भी बहुत एक्सपर्ट ही होती है, ठीक है। उनसे पंगा लेना नहीं चाहिए, वो हर तरीके से मतलब आगे ही होती है, ठीक है। आई होप तुमने भी देखा होगा कोई एक ऐसा दोस्त कुछ भी जो हर चीज में आगे होते हैं, बकबक करने में भी, मतलब मैं क्या बताऊं, दे आर कूल, ठीक है, ऑलराउंडर। बेसिकली तो यही था हमारा ये चैप्टर। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, और तुम्हें पता है कि मैं अपने मूड के हिसाब से काम करता हूँ, बट आई बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल गाय, आगे से समय से आएगा वीडियोस, तो सॉरी फॉर दैट, दिल से सॉरी, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक सेकंड चैनल है द सिबलिंग्स के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल।